हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास की एक और मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे और सेम टू सेम ऐसे ही आपको बोर्ड में पेपर देखने को मिलेगा। मैं आसान शब्दों में आपको सब कुछ समझा दूंगा। पूरा पेपर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। पहले मैं एक बार आपको रिव्यू दिखा दे रहा हूँ ताकि जो है आपको यहाँ पे थोड़ा विश्वास भरोसा बना रहे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, फिर इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे लघु उत्तरीय शुरुआत अति लघु उत्तरीय शुरू होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय उत्तर सहित आपको मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे सारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हैं। और फिर इसके बाद जो है नीचे जो मानचित्र वाले हैं, जो ऐतिहासिक तिथियां हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो है नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो है इसका जो मानचित्र वाला पोर्शन है और जो आपका डेट वाला जो पूछा जाता है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख पाएंगे डेट वाला यहाँ पर और ये मानचित्र वाला है। पूरा अच्छे से आपको समझाने वाले हैं और अगर पूरा ये सॉल्व कर लेते हैं तो समझ जाइए कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है और सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए निर्देश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो निर्देश में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन की यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बहुविकल्प में हिंट आपको दूंगा, आपको आंसर पकड़ने की थोड़ी कोशिश करनी है। तो देखिए क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के कौन सा शहर को सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर का मतलब होता है कि लंदन में एक शहर है जहां पे सूती वस्त्रों का ज्यादातर उत्पादन होता है, तो उसे मैनचेस्टर कहते हैं। ऐसे ही उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता था, तो यहाँ पे देखिए लिखा है हड़प्पा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हड़प्पा हो जाएगा। दूसरी बात बता दें कि अगर भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछे तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। आपको कमेंट करके बताना कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, राइट आंसर 1921 हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा रहा है। तो जो व्यापारिक केंद्र है जहां से व्यापार होता था उसका जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो लोथल से माना जाता है। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है और थोड़ा सा मैं अगर आपको मानचित्र में दिखाऊं तो ये गुजरात एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे लगभग आपका लोथल दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपके सामने। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की बैल की गाड़ी का मॉडल मिला है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे आप आंसर को टिक कर सकते हैं, चानू हो दो, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपके सामने, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है भैया वो हुआ था आपका लुम्बिनी में, जो है राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल डॉक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है। तो डॉक यार्ड के लिए जो है लोथल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि जहां से बंदरगाह जो है वो बंदरगाह के द्वारा व्यापार वगैरह होता था वो है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थल से संबंधित है। तो जो ग्रेट बाथ है वो किस स्थल से संबंधित है। ग्रेट मतलब महान या बड़ा, बाथ यानी नहाने के लिए। जो स्नानागार सिंपल भाषा में कहें तो जो स्नानागार था वो सबसे बड़ा विशाल कहाँ पे था, मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है, ऋग्वैदिक काल में मुख्य फसल कौन सी थी। तो ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य फसल थी भैया वो थी आपकी जौ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सांची का स्तूप किसके शासन काल में निर्मित हुआ था। तो सांची का स्तूप जो है ये अशोक के शासन काल में निर्मित हुआ था और सांची का स्तूप पड़ता है एमपी में, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने यहाँ पे है, महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था। तो महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली जो देश था वो मग यानी मगध हो जाएगा।
ठीक है। तो दोस्तों ये बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके सामने एकदम न्यू पैटर्न से लेकर मैंने आया है। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। अति लघुत्तरीय की बात करें तो उसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहरों का नाम लिखिए। तो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख शहर हैं वो आप जानते हैं, यहाँ पे देखिए हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, चान्होदड़ो है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, ये सब जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर माने जाते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये आपका पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात भारत में है, चान्होदड़ो भी पाकिस्तान में है, कालीबंगा, धौलावीरा ये दोनों जो है आपका भारत में है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में, धौलावीरा आपका गुजरात में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, कांस्ययुग सभ्यता भी कहते हैं, ताम्रयुग भी सभ्यता इसको कहा जाता है, नगरीय सभ्यता भी इसे कहते हैं। तो आपको एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता के किस लोग जो है किस धातु से परिचित थे? तो वहां पे अगर धातु की बात करें, तांबा, कांस, सोना, चांदी, इन धातु का जो है प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? तो गेहूं, जौ, कपास ये जो है उनकी प्रमुख फसलें मानी जाती थी। 1 नंबर का सवाल ध्यान से देख लीजिए फटाफट। आगे है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लिपि का नाम क्या था? तो उसे हड़प्पाई लिपि कहा जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसा लिपि जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है वो आपके इस यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की ग्रेट बाथ यानी विशाल जो स्नानागार था इसकी क्या महत्व थे, इसके बारे में बताना है। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि मोहनजोदड़ो की विशाल अन्नागार या स्नानागार के महत्व को बताइए, तो आइए देखते हैं कि इतना बड़ा स्नान घर क्यों बनाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर के बारे में देखते हैं, तो आप यहाँ पे उत्तर देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ग्रेट बाथ यानी जो है स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित एक विशाल स्नानागार था। यह ईंटों से बना था, इसमें पानी के निकास की बेहतर व्यवस्था होती थी। इसे धार्मिक सामूहिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो है एक प्रकार का कुआं था। ठीक है, मतलब एक प्रकार का ऐसे जो है बनाया जाता था, इस प्रकार से कुआं टाइप का बहुत बड़ा विशाल स्नानागार हुआ करता था। उसमें जो है अलग अलग प्रकार के लोग जो है उसका यूज करते थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे वहाँ पे विशाल स्नानागार था और सब लोग उसका मिलजुल कर प्रयोग करते थे। ठीक है, इस प्रकार से तो ऐसे एक विशाल स्नानागार वहाँ पे देखने को मिलता था। तो यहाँ पे वही बात कही गई कि जो इसमें धार्मिक और सामूहिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था। मतलब कि जब कोई भी ऐसी बात आती थी धार्मिक से संबंधित या फिर सामूहिक, लोग उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, अब इसके बारे में आगे लिखेंगे। यहाँ पे आगे लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो का विशाल जो स्नानागार है वो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण और अद्भुत निर्माण है। उसके महत्व के बारे में नीचे बताया गया, क्या क्या महत्व था आइए डिटेल में समझते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, तो पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे धार्मिक या सामाजिक केंद्र, इसमें हो जाएगा पहला पॉइंट। इसमें लिखेंगे इसे धार्मिक अनुष्ठान या सामूहिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था, जो शुद्धिकरण और सामूहिक सामुदायिक एकता के प्रतीक माना जाता था। तो सिंपल भाषा में लिख सकते थे कि जो ग्रेट बाथ था यानी विशाला स्नानागार था, ये धार्मिक और सामाजिक यानी धर्म से संबंधित और पूरे समाज के लोग उसका उपयोग करते थे। और जो है कोई भी ऐसी त्योहार या कुछ भी ऐसा पड़ता था तो उसको मिलकर जो है सब लोग उसका उपयोग करते थे। इस प्रकार से इसका ये महत्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्नत इंजीनियरिंग। अगर बात करें इसको बनाया कैसे गया था, डिजाइन कैसे की गई थी, तो यहाँ पे देखिए इसमें जल निकासी और जल प्रबंधन की उन्नत प्रणाली थी। मतलब कि पानी आएगा कैसे निकलेगा, ये पूरी अच्छी सी व्यवस्था बड़ी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट किया गया था। जल प्रबंधन की अच्छी प्रणाली वहाँ पे बनाई गई थी। उस समय तकनीकी प्रगति को दर्शाती है। यानी देखिए उस टाइम की बात है, सिंधु घाटी सभ्यता जब विकसित हुई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन एक विशाल स्नानागार बनाना और पानी की निकासी
जो है जिससे पानी बदलता रहता था, तो इस प्रकार से मैनेजमेंट किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग पद्धति रही होगी, तभी जो लोग उसका निर्माण कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक महत्व। यह दिखाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्वच्छता और सामूहिक गतिविधियों का कितना महत्व दिया जाता था। ये दर्शाता है कि लोग कितना अपने साफ सफाई को, कितना जो है स्वच्छता को ध्यान में रखते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ये इसका प्रतीक बताता है। तो इसका महत्व ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संगठन और प्रशासन। संगठन और प्रशासन का मतलब ये है कि इतने बड़े निर्माण से पता चलता है कि समाज में जो है संगठित व्यवस्था और प्रशासन भी एक बहुत जबरदस्त प्रशासन हुआ करता था। क्योंकि देखिए, जब तक कि प्रशासन नहीं होगा तब तक उसका अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, और मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है वो समाज के हित के लिए काम नहीं कर पाएगा सही तरीके से। तो ये पता चलता है कि ये सब जो है कितनी बेहतरीन तरीके से काम किए गए थे यहाँ पे। संक्षेप में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो विशाल स्नानागार है वो प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और तकनीकी की उन्नति का प्रतीक माना जाता है। तो आप यहाँ से पॉइंट ले सकते हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन है, यानी जो नगर को बसाया गया था योजनाबद्ध तरीके से, वो कैसे बसाया गया था उसको समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मेन पॉइंट है जो वो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर की विशेषताएं हेडिंग डाल देंगे और उसके बारे में लिखेंगे। शहर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। ग्रिड प्रणाली का मतलब ये होता है कि जैसे ये मान लीजिए रोड है, ठीक है, ये चौराहा है, एक चौराहा है, ठीक है, मान लीजिए चौराहा है, ये आपका चौराहा हो गया। अब देखिए, अब क्या होता है कि ये रोड के जो किनारे होते हैं यहाँ पे घर बसे होते हैं। ठीक है, रोड किनारे क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे घर बसे होते हैं। तो ये क्या होता है, ग्रिड प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो ऐसे सड़कें होती हैं और ऐसे चौराहे जो है चौराहे की तरह काट देते हैं, फिर ऐसे सड़कें होती फिर चौराहे की तरह काटती हैं। उस टाइम पे ऐसे शहर बसे थे कि जो है एक चौराहा था, उसके किनारे किनारे घर बने होते थे, पक्की नालियां होती थी, लोग व्यवस्थित तरीके से रहते थे। तो ये ग्रिड पद्धति कहलाती है कि चौराहे की तरह ऐसे जो है ये कटा रहता है। इसी को ग्रिड प्रणाली के नाम से जानते हैं। यानी चौराहा रहता है, चौराहा किनारे किनारे घर होते थे और पक्की नालियां होती थी, सबके जो द्वार होते थे सड़क किनारे खुलते थे। बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट तरीके से जो है इस शहर को बसाया गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पक्की ईंटों से बने घर थे। उस टाइम पे देखिए, उस टाइम पे पक्के ईंट मिलते थे, इन ईंटों को पकाकर जो है ईंटों को बनाते थे, पकाते थे, फिर उसके बाद घर का निर्माण करते थे। तो अच्छी व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है कि आज ही ईंटों का प्रयोग हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही ईंटों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे बेहतर जल निकासी व्यवस्था। वही आपने अभी पढ़ा कि जो घर थे, घर के सामने पक्की नाली होती थी, जैसे आज के में पक्की नाली बनाई जाती है, वैसे ही उस टाइम पे पक्की नाली बनाई जाती थी और पानी आराम से निकल जाए उसके लिए नाली को ढक देते थे आराम से, ताकि उसमें कचरा गंदगी ना जाए, और व्यवस्थित तरीके से जल निकासी की व्यवस्था बनाई गई थी वहां पे। तो उसमें आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य सड़कें, सीधी सड़कें, और जो है मुख्य सड़कें सीधी और चौड़ी होती थी। जो सड़कें होती थी सीधी होती थी और चौड़ी होती थी, ताकि जो है किसी को आने जाने में दिक्कत परेशानी ना हो। इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था, मैनेजमेंट ऐसा किया गया था कि जो है अब सड़कें जो है जो नालियां होती थी वो व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था, ताकि जो है किसी को कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे विशाल अन्नागार और स्नानागार। विशाल स्नानागार, विशाल मतलब बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े सभ्यता क्षेत्र में जो है अन्नागार स्नानागार का बनाया गया था। इसका मतलब पता चलता है कि वहाँ पे स्नानागार यानी स्वच्छता को लेकर जागरूक थे। अन्नागार मतलब लेकिन वहाँ पे कृषि की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और लोग कृषि करते थे और फसल उत्पादन करते थे, तभी तो इतना बड़ा अन्नागार होता था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आप ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बना के ले देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोथल को व्यापारिक केंद्र क्यों कहा जाता है? लोथल को व्यापारिक केंद्र क्यों कहा जाता है इसको समझते हैं। तो देखिए, लोथल एक व्यापारिक केंद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केंद्रीय गोदी बंदर, जिसे डॉकवार्ड के नाम से जानते थे, जो समुद्री व्यापार होता था, और यह मन को गहनों और वस्तुओं के निर्माण यहाँ पे होता था। लोथल पे मनके यानी मटका जो होता था, मटका और गहनों अन्य चीजों का निर्माण होता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इनको पॉइंट वाइज देखना है तो पॉइंट वाइज भी आप ले सकते हैं। जैसे बंदरगाह के रूप में
लोथल का प्रयोग होता था। अगर आपसे पूछ ले वह स्थान जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था, तो जवाब हो जाएगा लोथल। वही बात करें इसके बारे में क्या लिखेंगे, तो लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का एक विकसित बंदरगाह था, ठीक है, और जो जलमार्ग से व्यापार का उपयोग किया जाता था। तो जो बंदरगाह होता था, वो बंदरगाह का मतलब क्या है, बंदरगाह का मतलब होता है समुद्र के जहाज जहाँ पे आके रुकते हैं, आके वहाँ पे सामान अपना उतरता है, सामान चढ़ता है, जो है व्यक्ति चढ़ते हैं, व्यक्ति उतरते हैं। इस प्रकार से जो स्थान होते हैं समुद्र के रास्ते से जो जाते हैं, उसी को बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे शिल्प, वस्त्र और शिल्प। वस्त्र और शिल्प की बात करें तो यहाँ पे यह मोती, आभूषण, मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी से बना बर्तन, शिल्प कला के निर्माण आदि के प्रमाण मिले हैं जो व्यापार में महत्वपूर्ण होते थे। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तो बात करें तो लोथल से मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार होता था, जिससे आर्थिक महत्व बढ़ता था। आपने मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम सुना होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के जो है मध्य में बसा हुआ मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपस में आर्थिक व्यापार से जुड़े होते थे, ठीक है। सुव्यवस्थित व्यापार प्रणाली, सुव्यवस्थित व्यापार प्रणाली का मतलब ये है इसकी योजना और निर्माण से व्यापारिक गतिविधियों, प्रबंधन और उन्नति के प्रमाण मिले हैं। मतलब लोथल जो शहर है, यहाँ से ऐसे मैनेजमेंट और ऐसे उन्नति का प्रमाण मिला है जिससे लगता है कि ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख शिल्प व्यापार का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख शिल्प होते थे, जो व्यापार होते थे, उनके बारे में बताना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, सिंधु सभ्यता में शिल्प और व्यापार महत्वपूर्ण स्थान था। उनके शिल्प मतलब जो कढ़ाई वढ़ाई करते थे उससे संबंधित है, और तांबे, कांस्य के उपकरण, मन के बर्तन, कपड़ा, गहने आदि शामिल होते थे। लोथल जैसे साथ में स्थान पे व्यापारिक केंद्र होता था। वे समुद्री और थल मार्ग से व्यापार करते थे। इनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया और फारस जैसे क्षेत्रों से हुआ करते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसको पॉइंट वाइज भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प और व्यापार, और इसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट शिल्प कला, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा धातु शिल्प में कांस्य, तांबा, सोने चांदी से आभूषण, औजार और मूर्तियां बनाई जाती थी। इसमें नर्तिका की मूर्ति कांस्य से जो है शिल्प कला अद्भुत उदाहरण माना जाता है। तो ये पॉइंट हाईलाइट कर देंगे तो आपका नंबर यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा, पूरा नंबर मिलने का चांस रहेगा, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आंसर को प्रेजेंट किया है, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखेंगे मन के निर्माण। मन के मतलब मटका होता है, मटका, ठीक है। पत्थर, शीशा, आग्नेयसम या फिर अर्धकीमती पत्थर सुंदर मन के बनाए जाते थे, जिनसे जो है अलग अलग प्रकार से जो है मटका बनाकर उनको व्यापार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है मन का निर्माण केंद्र में लोथल और चानु होदोड़ में हुआ करता था। यानी अगर आपसे पूछता था मन का निर्माण कहाँ होता था, लोथल और चानु होदोड़ में, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन की बात करें तो रिंग मृद भांड, रंगीन जो मृद भांड होते थे उनको बनाए जाते थे। मृद भांड मतलब मिट्टी से बने बर्तन को कहते हैं। ज्यामितीय डिजाइन बनाई जाती है ताकि जो है आकर्षक लगे, लोग उसको खरीदें, देखें, समझें और उसका उपयोग करें। चित्रित बर्तन सभ्यता और उन्नत कला को दर्शाते थे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कैसे रहते थे और कैसे उनकी क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती थी, कैसे डिजाइन बनाए जाते थे, क्या उनकी कला संस्कृति थी, उसके बारे में आपको समझना है। तो समझेंगे, थोड़ा बना के भी देंगे, तब भी आपको पूरा नंबर अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग भी किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, अगला है मुद्राओं। अगर मुद्रा की बात करें तो देखिए मुद्रा में पत्थर और टेराकोटा से बनी मुद्राओं पर जानवर और प्रतीकों की नक्काशी की जाती थी, और ये व्यापारी में पहचान और प्रमाण के लिए उपयोग की जाती थी। तो उस टाइम पे भी मुद्रा प्रयोग किया जाता था, लेकिन कुछ ऐसी मुद्रा थी जो अलग प्रकार की बनाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट यहाँ पे कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग की बात करें तो कपास की खेती और सूती वस्त्र निर्माण ये प्रमाण मिले हैं जिसको दर्शाते हैं कि वहां पे कपड़ा बनाए जाते थे,
ठीक है। नेक्स्ट है व्यापार। व्यापार की अगर बात करें तो अतिरिक्त जो है आंतरिक जो व्यापार हुआ करता था वो हड़प्पा, मोहनजो लोथल, अन्य जैसे नगरों में कृषि उत्पाद, मछली, कपड़ा, शिल्प आदि वस्तुओं का आदान प्रदान शहरों में होता था। एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे से तीसरे शहर में ऐसे वस्तुओं का निर्माण होता था, व्यापार होता था, ताकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है और आगे विकसित कर सके। ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे विदेशी व्यापार के बारे में आप लिख सकते हैं। विदेशी व्यापार में से मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान, मध्य एशिया, इनके साथ में प्रमाण मिले हैं। तो ये भी जो है व्यापार के रास्ते होते थे। ठीक है। जहाज और बैलगाड़ी का उपयोग करके जो है व्यापार किए जाते थे। नेक्स्ट इसमें आप अगला पॉइंट लिख पाएंगे या इसमें कि मुख्य निर्यातक वस्तुएं क्या थी, तो मोती, मनके, कपड़ा, आभूषण, धातु से बने उपकरण, ये सब जो है निर्यात यानी बेचते थे यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे मुख्य आयात क्या होता, सोना, चांदी, अर्धकीमती पत्थर, तांबा, टीन, ये सब आयात करते थे, मतलब खरीदते थे। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आपके यहाँ पे डॉक यार्ड या बंदरगाह के बारे में बात करें तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख डॉक यार्ड यानी बंदरगाह है जो समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होता था। निष्कर्ष में आप यहाँ पे लिख देंगे कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता शिल्प और व्यापार में आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया है। इस सभ्यता तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से उन्नति मिलती है या उन्नति दिखती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे इसको उत्तर लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ पे देखिए लिखेंगे इसमें गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक तथा समाज की एकता और समानता और नैतिकता को मार्ग को दिखाया है। उनकी शिक्षाओं को सरल और प्रभावी तरीके से समझा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या शिक्षा उन्होंने दी है। सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे है, उन्होंने कहा है कि एक ईश्वर की उपासना करना, यानी ईश्वर एक है। इसमें भी कहा गया है कि एक ईश्वर की उपासना करना है, एक ईश्वर को मानना है, उसको जानना है, समझना है, उसको जो है हमें आराधना करनी है। ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है समानता। उन्होंने शिक्षा दी है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब लोग समान हैं, चाहे जिस धर्म के मानते हों, लेकिन सभी लोग समान हैं और समानता का सबका अधिकार होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सेवा और परोपकार। सेवा और परोपकार का मतलब इसमें लिखेंगे कि इंसान किसी न किसी रूप में किसी न किसी का सेवा कर रहा है, चाहे वो अपने परिवार की सेवा करे, चाहे समाज की सेवा करे, या किसी चीज की सेवा कर रहा है, उपकार कर रहा है, कुछ न कुछ काम कर रहा है। तो उसका मतलब ये कि हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है, अपना एक इज्जत सम्मान होता है, और वो जो है कहीं न कहीं अपने आप को स्थापित करता है समाज सेवा में या फिर किसी चीज में ऐसे काम करता है जिससे उसका नाम होता है। जैसे गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सेवा किया, कुछ परोपकार किया है, उसीलिए तो उन्हें पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें सत्य और जो है ईमानदारी। सत्य और ईमानदारी पर जोर दिया है गुरु नानक देव जी ने, और उन्होंने कहा कि अगर सत्य है तो सत्य कभी मरता नहीं है और सत्य कभी झूठा नहीं होता है। तो इसीलिए सत्य और ईमानदारी का रास्ता अपनाइए, आप सदैव सुखी रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लालच और बुराइयों से बचना चाहिए। सबसे बड़ा अगर इस दुनिया में आज के दिन में कुछ है तो है लालच, और लालच होना चाहिए लेकिन गलत चीज का लालच नहीं होना चाहिए। जो बुराई है वो कहीं न कहीं इंसान के अंदर पनप जाती है उस लालच के द्वारा। तो लालच अगर आप नहीं करेंगे, लालच होना चाहिए, जैसे कि आपको लालच होना चाहिए कि मुझे बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आने हैं, टॉपर बनना है, ये लालच होनी चाहिए। तो जब ये लालच होगी तो कुछ करेंगे। लालच कहीं और है, कुछ और पाने की लालच है, और लोग इंसान करते क्या हैं, उसी लालच में बुराई की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये आपको इससे बचना है जो उन्होंने शिक्षा दी है। नाम जपना और ध्यान लगाना। नाम जपना और ध्यान लगाने का मतलब ये है कि आप ईश्वर की आराधना करिए, उसका नाम जपिए, ध्यान लगाइए थोड़ा सा। आज के दिन में कोई ध्यान नहीं लगाता है, और अगर 2 मिनट कह दिया जाए किसी से कि थोड़ा शांत रहिए, तो कोई शांत नहीं रह सकता, क्योंकि बोलने की जो आदत है आप सभी की, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। थोड़ा सा मौन धारण नहीं कर सकते हैं, 2 मिनट मेडिटेशन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं कहीं उस माहौल में है जो 1 मिनट के लिए कोई शांत नहीं रह सकता। शांत होकर, सिर्फ शांत होकर आप सुनिए, चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, इस प्रकृति को, तो कुछ रोज सीखने को मिलेगा। लेकिन हम बोलना चाहते हैं, हर पल जवाब देना चाहते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति है। ठीक है। तो पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पे आप ऐसे जो है सेंटेंस में भी इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे, असहयोग आंदोलन को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो असहयोग आंदोलन को संक्षेप में वर्णन करना है तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन, फिर ठीक है, और इसके बारे में लिखेंगे महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत की गई थी। हालांकि ये पूरी तरह से असहयोग और जो है खिलाफत आंदोलन दोनों 1921 में दोनों एक साथ शुरू कर दिया गया था। तो यहाँ इसमें इसका उद्देश्य है ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक तरीके से विरोध करना और भारत को आजाद कराना, ये इसका लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो असहयोग मतलब कि किसी का सहयोग ना करना। तो ऐसा आंदोलन था जो अंग्रेजों का सहयोग ना करना, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेज मुश्किल से 1.5 लाख की आबादी है और भारत में करोड़ों की आबादी है, लेकिन वो करोड़ों की आबादी पर 1.5 लाख की आबादी भारी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि भारतीयों के सहयोग के कारण, किसी ने सहयोग किया है, उन सहयोग के कारण ही अंग्रेज 200 साल तक राज किए भारत में। इसका मतलब ये है कि एकता में बल होता है और सहयोग अगर कोई किसी का मिलता है तो बहुत बड़ा चीज होता है, पावर आ जाती है इंसान के अंदर। वही आप सोच लीजिए 1.5 लाख की आबादी जो है अंग्रेजों की और करोड़ों की आबादी भारत की, लेकिन करोड़ों की आबादी पर 1.5 लाख की आबादी भारी पड़ गई और फिर इसके बाद 200 साल तक अंग्रेज राज शासन किए। तो ही गांधी ने कहा था कि हमें असहयोग करना है, उनका सहयोग नहीं करना है, इसीलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ पे आंदोलन के क्या कारण थे आइए समझते हैं कि पॉइंट करके। तो यहाँ पे देखिए रॉलेट एक्ट 1919 में बिना मुकदमे के द्वारा गिरफ्तार करने का कानून बनाया गया था। सर सिडनी रॉलेट पूरा नाम था इस बंदे का, मतलब इस व्यक्ति का नाम था जो अंग्रेज अधिकारी था, इसका नाम था सर सिडनी रॉलेट, पूरा नाम था इसका। और ये 1919 में एक एक्ट यानी कानून लेकर आया था। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के या फिर कोई भी ऐसे शक के घेरे में आ जाए उससे गिरफ्तार कर लो और जेल में डाल दो, ये नियम लगाया था सर सिडनी रॉलेट ने। ठीक है, अब यहाँ पे जो रॉलेट एक्ट आया था इसका विरोध किए थे लोगों ने। भारत के लोगों ने इसे नाम दिया था नो वकील, इसको एक नाम दिया था नो वकील, फिर इसके बाद इसमें नो दलील, नो दलील, और फिर नाम दिया था नो अपील, ये नाम दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नो वकील, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो कोई आप वकील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दलील, दलील मतलब कोई दस्तावेज लेकर आप प्रस्तुत नहीं कर सकते कि भैया ये मुजरिम नहीं है या फिर कोई घटना इसने नहीं की है, कोई ऐसे कांड नहीं किया है, तो कोई दलील नहीं पेश कर सकते हैं। अपील, जैसे मैच में जब कोई बॉलर बॉलिंग करता है, ठीक है, तो अंपायर से कहता है कि आउट दे, अपील करता आउट दे, तो इसका मतलब क्या करता, आवाज उठाता है, तो कोई आप आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। तो इसका मतलब ये काला कानून इसे कहा गया था और ये रॉलेट एक्ट जो लेकर आया था इसे काला कानून के नाम से जाना जाता था। तो ये भी एक तरह से असहयोग का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है होता है 1919 में ही। जनरल डायर द्वारा निर्दोषी लोगों पर हत्या कर दी जाती है, हजारों लोग की मौत हो जाती है जलियांवाला अमृतसर में। तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का मतलब ये कि तुर्की के खलीफा के प्रति भारतीय मुसलमानों की भावना जो थी उनके समर्थन के लिए यहाँ के लोगों ने खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था। और इसके बाद जो है ये शौकत अली मोहम्मद अली दोनों भाई थे, इन्होंने इनकी शुरुआत की थी भारत से यहाँ से। और धर्मगुरु थे खलीफा, ठीक है, मुसलमानों के धर्मगुरु खलीफा थे तुर्की में, इनको जो अंग्रेज थे उनको उनके पद को समाप्त कर दिया था। इनके विरोध में जो है भारतीय मुसलमान भी आगे आ गए थे। तो खिलाफत और असहयोग दोनों एक साथ चलने लगा था। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ब्रिटिश शासन की चुनौतियां जो थी, जिससे भारत के साथ अन्याय और शोषण करना, इन सब का कारण जो है असहयोग का कारण माना जाता है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे देखिए ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग खत्म करना, ये मुख्य उद्देश्य माना गया, पहला पॉइंट। दूसरा, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, यानी जो अंग्रेजों के बनाए गए कपड़े थे, जो अन्य सामान होते थे उसका बहिष्कार करना है और जो भारत का सामान है उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। फिर इसके बाद स्वराज या शासन की स्थापना, यानी अपना राज होगा, अपना शासन होगा, अपना देश आजाद होगा, अपने लोग अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में
मुख्य गतिविधियां क्या रही, तो उसमें लिखेंगे सरकारी संस्थानों, नौकरियों और शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करेंगे। जितने भी अंग्रेजी बनाई गई हुकूमत थी उनके द्वारा मतलब कि सरकारी संस्थान, नौकरी, शिक्षण संस्थान, इनका बहिष्कार किया जाएगा। विदेशी जो कपड़े हैं वस्तुओं को त्याग किया जाएगा और स्वदेशी जो आंदोलन है उनको बढ़ावा दिया जाएगा और फिर करों के भुगतान ना किया जाएगा। ये सब जो है पॉइंट यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे कि असफलता और समाप्ति कैसे हुई, तो इसमें जो असफलता मिली असहयोग आंदोलन का 22 मार्च 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड में हिंसक होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और फिर इसके बाद जो है ये धीरे धीरे असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। अगर इसके परिणाम की बात करें तो परिणाम में आप यहाँ पे लिखेंगे भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी और दूसरी बात है ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकता और जागरूकता फैली। तीसरी बात है कांग्रेस का जनाधार मजबूत हो गया। कांग्रेस एकमात्र वहां पे पार्टी थी तो जनाधार मतलब कि लोगों का साथ मिला और उसका साथ जो है जनता का साथ जो है बहुत बड़ा उसको एक मजबूत कर दिया, ताकत दिया उसको कांग्रेस को। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसमें अपना पॉइंट आगे ले सकते हैं, स्वराज्य के लिए जो है आंदोलन की शुरुआत हुई कि अपना देश आज़ाद होना चाहिए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो है ये बहुत बड़ा कारण बना था देश की आज़ादी के लिए, एक नई दिशा मिली थी उसमें, तो आप इसमें निष्कर्ष में ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उसमें लिखेंगे, पहला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। या अथवा करके आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आइए इसको वर्णन करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन की प्रकृति पूजा पर आधारित थी। वे वृक्ष, पशु, नदी, पहाड़ों को पूजते थे। पीपल का वृक्ष, पशुओं में बैल और यूनिकॉर्न पवित्र माने जाते थे। मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिले हैं, माने मातृ देवी की पूजा करते थे। अग्नि और जल को भी पवित्र माना जाता था। किसी मंदिर को साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों के ग्रेट बाथ जैसे स्थान प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, ये तो बात होगी बेसिक जानकारी के बारे में। बस एक बार समझने की कोशिश करेंगे जो पॉइंट है मैंने आसान शब्दों में लिखा है। इसके बाद मुख्य आती है इसकी विशेषताएं। पहली विशेषताएं हैं धार्मिक विशेषताएं। तो धार्मिक विशेषताएं में इसमें क्या लिखेंगे, तो देखिए धार्मिक विशेषताओं में लिखेंगे कि लोग प्रकृति, पशु, देवी देवताओं की पूजा करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी धर्म में विश्वास करते थे और धर्म में प्रकृति, ईश्वर, देवी देवताओं की पूजा करते थे। दूसरा पॉइंट, शिव और मातृ देवी की प्राचीन रूप में आराधना का प्रमाण मिले हुए हैं। तो यहाँ पे शिव और मातृ देवी की आराधना करते थे, इसके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। योग, पीपल वृक्ष, अग्नि पूजा, इसका जो है महत्व होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग योग करते थे, पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। ये धार्मिक विशेषता के अंतर्गत आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका पॉइंट आएगा यहाँ पे राजनीतिक विशेषता। लिखेंगे हेडिंग डाल के, फिर इसके बारे में लिखेंगे कोई स्पष्ट राजा या महल का प्रमाण नहीं मिला है। उस टाइम पे कोई राजा नहीं होता था, लेकिन अपने आप में सब राजा होते थे। वहां पे जो भी होता था, किसान जो भी होते थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी लोग आराम से समानता के साथ रहते थे। सभ्यता का प्रशासन नगर योजना और व्यापार के माध्यम से संगठित होता था। ठीक है, जो भी वहां पे प्रशासन होता था वो नगर योजना पर आधारित था और व्यापार के माध्यम से उस पूरे सभ्यता को अच्छे से संचालन किया जाता था। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें नगरों का निर्माण एवं प्रबंधन प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है वहां पे जो नगरों का निर्माण है वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से रही होगी, यानी बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया गया है ताकि उस क्षेत्र का, उस पूरी सभ्यता का अच्छे से संचालन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक विशेषता में इसमें लिखेंगे समाज समानता पर आधारित थी। देखिए सिंपल सी बात है, समाज समानता पर आधारित थी, मतलब कि सभी लोग कैसे थे, सभी लोग समान थे, उसमें कोई मतभेद नहीं थी, कोई भावना ऐसी नहीं थी जिनमें लोग के अंदर कोई ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए कि नहीं हम अलग हैं, हम उच्च हैं, हम निम्न हैं, ऐसी कोई भावना नहीं थी। वर्ग भेद का कोई प्रमाण नहीं मिलता है वहां पे, सॉरी वर्ग भेद था उसके प्रमाण जो है कम मिले हैं, यानी वर्ग होता था लेकिन उसके प्रमाण कम मिले हैं। लोग साफ सफाई, स्वच्छता और सामूहिक जीवन को महत्व ज्यादा देते थे। ठीक है, स्त्री पुरुष समानता और मात्र सत्तात्मक समाज को संकेत मिलता था। मात्र सत्तात्मक मतलब कि माता का सत्ता होता था और जो माता चाहती थी उसी के द्वारा काम होता था, पूरे समाज का संचालन होता था।
यहाँ पे अगर बात किया जाए तो स्त्री पुरुष में समानता बताई गई है, यानी कोई मतभेद, यहाँ कोई भावना ऐसी नहीं होती थी कि स्त्री पुरुष अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी प्रकार से व्यवस्था की गई थी यहाँ पे। अगला पॉइंट इसमें है आर्थिक विशेषता। आर्थिक विशेषता में जैसे कि वहाँ पे क्या क्या कृषि होती थी, कृषि में गेहूं जौ की ज्यादातर वहाँ पे कृषि की जाती थी। पशुपालन मुख्य आजीविका वहाँ पे मानी जाती थी। वस्त्र आभूषण मृद भांड शिल्प कला का निर्माण और व्यापार आदि होता था। ठीक है, घरेलू और विदेशी व्यापार को मेसोपोटामिया ईरान यहाँ पे जो है यहाँ से व्यापार हुआ करते थे। तो ये आर्थिक विशेषता है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप डायग्राम से भी और फिगर के माध्यम सॉरी कोटेशन के माध्यम से भी आप इसे अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं। अगला पॉइंट के यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है पतन के कारण क्या है, क्यों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो है पतन के कई कारण माने जाते हैं। तो देखिए पहला कारण क्या है, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ भूकंप इनके कारण आने से जो है वहां की जो सभ्यता थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो ये पॉइंट इसमें आप ले सकते हैं। नदियों का मार्ग बदलना, सिंधु घाटी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। मैं थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे इमेजिन कराऊं तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ से सिंधु नदी निकलती थी तिब्बत से और फिर ऐसे बहते हुए पाकिस्तान में गई है। ठीक है, तो यहाँ पे नदी जो है अपना मार्ग बदल दी और नदी के मार्ग बदलने से जो है उस क्षेत्र में बाढ़ आ गया और पूरी तरह से वो पूरा क्षेत्र सभ्यता जो है बर्बाद हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिख पाएंगे कृषि उपज में कमी हो गई। कृषि उपज में कमी धीरे धीरे कमी होती चली गई और फिर इसके बाद जब खाद्यान्न की पूर्ति कमी हुई तो लोग भुखमरी और बहुत सारी समस्याओं से मरने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है बाहरी आक्रमण सभ्यता आर्यों के द्वारा। तो यहाँ पे माना जाता है कि आर्यों के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया और फिर इसके बाद जो है वो सभ्यता जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार और आर्थिक प्रणाली का विफल होना। बहुत सारे व्यापार किए गए लेकिन वो विफल हो गए, सफल नहीं हुए और बहुत सारी उसमें प्रक्रियाएं अपनाई गई लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। धीरे धीरे ये सब पतन का कारण माने जाते हैं। ठीक है, इसी चीज को आप यहाँ पे हेडिंग वाइज देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छे तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। ठीक है, इनका पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा। आपको नंबर मैं दूंगा, एक मोबाइल नंबर दे दूंगा। ठीक है, मोबाइल नंबर पे आप उसमें पूरा पीडीएफ आप उससे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भेज देंगे। ठीक है, दोनों तरीके से आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन धर्म की प्रमुख सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गौर फरमाइएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे जैन धर्म। ठीक है, और इसके में जैन धर्म के बारे में लिखेंगे यह एक प्राचीन भारतीय धर्म है जिसकी स्थापना ऋषभ देव ने की थी। इसका विकास 24वें तीर्थंकर ने किया था, तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किया था। जैन धर्म के सिद्धांत अहिंसा सत्य और आत्म शुद्धि पर आधारित था। इसे समझने के लिए इसके प्रमुख सिद्धांतों को विस्तार से जानना आवश्यक है। ये तो बात हुई थोड़ा सा परिचय। ठीक है, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन बनेंगे। तो आपका जैसे यहाँ पे बनेगा कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, ये 24वें तीर्थंकर कौन थे, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा की अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे किसी भी प्राणी को मन वचन या कर्म में कोई हानि नहीं पहुंचाना ये चाहिए, ये अहिंसा है। ठीक है, यानी किसी पर हिंसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी प्रकृति पे कोई हुई हो, उस पर हमें हिंसा नहीं करना है। जैन धर्म में हिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, अहिंसा को। ठीक है, इसके मूल कर्तव्य हिंसक कार्यों से बचना, शाकाहार अपनाना और प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करना, ये जो है इसमें बताया गया है। अहिंसा का मतलब ये है कि सिंपल सी बात ये है कि जैसे गांधी जी अहिंसा अपनाते थे वैसे ही यहाँ पे भी जैन धर्म में अहिंसा को जो है माना गया है और इसी से जो है आगे जो है यहाँ पे प्रकृति को फॉलो करना है कि हमें प्रकृति से भी जो है कोई ऐसी प्रकृति को बर्बाद नहीं करना, उसका संरक्षण करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स में लिखेंगे ट्रूथ, सत्य बोलना है आपको, हमेशा सच बोलना है, अपने जीवन में सत्य का पालन करना है। झूठ बोलना, धोखा देना, किसी को गुमराह करना पाप माना जाता है। सत्य के साथ रहकर नैतिकता जीवन जीना, यही जो है आपका सही धर्म माना जाता है। तो जैन धर्म में इन सब बातों को देखिए बड़े ही अच्छे तरीके से बताया गया, समझाया गया है ताकि जो है इंसान उसको समझ सके। नेक्स्ट इसमें बताया कि चोरी ना करना।
बहुत सारे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि चोरी करना गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह है, गुनाह नहीं बल्कि पाप है, पाप नहीं बल्कि महापाप है। बिना अनुमति किसी चीज़ को लेना, चोरी करना पाप होता है। दूसरों के अधिकारों को सम्मान करना चाहिए, हर चीज़ ईमानदारी से प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन कौन ऐसा चाह रहा है? आज के दिन में तो और जो है क्राइम बढ़ रहा है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पर, वस्तु और संपत्ति के प्रति अधिक लगाव रखना। ये यहाँ पे जो है ना रखना, ठीक है, लगाव ना रखना ये बताया गया है। भौतिक वस्तु और संपत्ति के प्रति मोह नहीं रखना। जो जैसे कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे कि आप इस दुनिया में आए हैं तो लोगों के साथ लगाव हो जाता है कि मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, इस पर से लगाव इंसान को हो जाता है और उसी के लिए मारपीट होते हैं और 1 इंच के जमीन के लिए भाई भाई को मार देता है। तो ये सब क्या है? इससे मोह नहीं लगाना है आपको, ठीक है, क्योंकि ना लेकर कुछ आए हैं और ना लेकर कुछ जाएंगे। अगले पॉइंट में देखेंगे, अधिक धन संपत्ति का संग्रह करना लोभ को बढ़ाता है। अगर आपके पास अधिक धन संपत्ति का संग्रह कर लेते हैं तो लोभ का ये लोभ होता है। और देखिए, इंसान के पास जितना होता है ना, वो उतना ही सोचता है कि मेरे पास और कहीं से आ जाए, मेरे पास और कहीं से आ जाए। लेकिन जो इंसान जो कहीं कहीं नहीं होता जिसके पास, वो सोचता है कि मेरे पास इतना रहे कि मैं खुश रहूं उसमें। लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास आता रहे, लेकिन उनको कभी पेट नहीं भरता है उनका। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे, जरूरत से ज्यादा चीजें ना रखना और साधारण जीवन जीना, ये जैन धर्म में सिखाया गया है, बताया गया है। ठीक है, ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य की बात करें तो इंद्रियों पर संयम रखना, जीवन में पवित्र बनाए रखना आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। सभी इच्छाओं और कामनाओं को नियंत्रण करना, ये ब्रह्मचार्य है। ब्रह्मचार्य का मतलब ही क्या होता है? अपने इंद्रियों पे संयम रखना, यानी आपका नजरिया कैसा है, सबके प्रति देखने का नजरिया बराबर होना चाहिए। आप किसी को देख रहे हैं तो आपका नजरिया बराबर होना चाहिए, सबको समान नजर से देखना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए, ऐसा जैन धर्म में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया पॉइंट आता है नेक्स्ट, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब ये है कि इसका अर्थ है, इसका मतलब ये 3 मैंने सब लिखे हैं यहाँ पे, देखिए जरा, किसी भी बात या चीज को अलग अलग दृष्टि से देखना या समझना, ये अनेकांतवाद है। इसको असल शब्दों में समझते हैं, ये सिद्धांत बताता है कि सत्य ही सत्य होता है, सत्य ही सत्य होता है। और यहाँ पे लेकिन उसे देखने और समझने के कई सारे तरीके होते हैं, यानी सत्य ही सत्य होता है, सत्य ही एक ही होता है और उसे समझने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप उसे समझते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप और आपका दोस्त एक वस्तु को देख रहे हैं, आपका दोस्त एक वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन दोनों के विचार उस पर अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह गलत है, बल्कि दर्शाता है कि किसी बात को कई दृष्टि से देखा जा सकता है। आई होप समझ में आया होगा, पॉइंट बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत, यानी कर्म सिद्धांत का मतलब ये है, अगर इसकी अर्थ की बात करें तो यहाँ पे देखिए, व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों के फल उसे अवश्य मिलता है। महत्व, अगर बात करें इसका महत्व क्या है, तो अच्छे कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका आत्मा भी कहेगा कि भाई अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जबकि बुरे कर्म आत्मा को बंधन में डालते हैं और उसको बुरी तरह से जो है बर्बाद करते हैं। शुद्ध विचार, सही आचरण और दया का पालन अच्छा कर्म माना जाता है। कितनी अच्छी बात है ये, कितना अच्छा सिद्धांत है, इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप खुद समझ पाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। आत्मा और मोक्ष, आत्मा और मोक्ष की बात करें तो यहाँ पे इसका सिद्धांत ये कह रहा है कि आत्मा अमर है। आत्मा क्या है? अमर है, और शरीर नाश्वर है। शरीर नाश्वर है, आत्मा अमर है, बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है। मोक्ष का जो लक्ष्य है वो आत्मा को सभी बंधनों से यानी कर्मों से मुक्त करके मोक्ष प्राप्त करना है। जो भी आपके बंधन है, जो भी आपके कर्म है, उन सबसे जो जिस दिन मुक्ति पा लेंगे, मुक्ति कब मिलेगा? जिस दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी, उस दिन सभी कर्म, सभी टेंशन, सभी दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वही बात इसमें कहा गया है। और मार्ग के लिए इसमें जो है कुछ बताए गए बात, इसको समझना है। सम्यक दर्शन, सच्चे धर्म को अपना समझना, अपनाना, ये उसमें बताया गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना, ये इसमें बताया गया है। इसके लिए मार्ग बताए गए हैं। और सच्चे आचरण मतलब धर्म के अनुसार आचरण करना, ये इसमें बताया गया है। और फिर इसके बाद इसके 3 रत्न बताए गए हैं जैन धर्म के, जो यहाँ पे दिए गए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी सत्य को समझना, सत्य का ज्ञान प्राप्त करना और सत्य के अनुसार आचरण करना, ये सब इसके जैन धर्म के त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। बहुविकल्प में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अति लघु में भी पूछा जा सकता है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन अब आता है यहाँ पे आपका ऐतिहासिक तिथियां। ऐतिहासिक तिथियों की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मैंने यहाँ पे उत्तर भी लिख दिया है। तो 300 ईसा पूर्व की बात करें, 300 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी और महात्मा चाणक्य ने इसका नेतृत्व किया था। तो पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे 563 ईसा पूर्व में कौन सी घटना घटी थी, तो गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो बाद में बौद्ध धर्म के संस्थापक बने, ठीक है। नेक्स्ट है जो भी यहाँ पे डेट मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट डेट भैया आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 712 में क्या हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर आक्रमण किया था और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध यानी आज की डेट में पाकिस्तान में पड़ता है पर विजय प्राप्त की और भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम धर्म का प्रचार किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं 1192 में, तो 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। 1191 में तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी और 1192 में तराइन की द्वितीय लड़ाई गई थी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें गोरी की विजय हुई थी, दिल्ली सल्तनत पर नींव रखी थी, ठीक है। पहले में 1191 में पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था और 1192 में जो है इसमें जो है मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, ठीक है। बात करते हैं 1526 में, तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, ठीक है। बात करते हैं 1600 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटेन साम्राज्य मार्ग प्रशस्त हुआ था, ठीक है। बात करते हैं 1857 में, तो 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था, इसमें भारतीय स्वतंत्रता का पहला बड़ा आंदोलन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था, जिसमें द्वारा भारत के नागरिकों को उल्लंघन उन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट 1947 की बात करें तो देश की आज़ादी मिली थी और विभाजन हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में स्वतंत्र देश को आज़ादी मिली और देश का विभाजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान अलग हुआ था। 1950 की बात करें तो 1950 में जो है यहाँ पे भारत का संविधान लागू हुआ था और नया गणराज्य भारत यहाँ पे बना था, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मानचित्र में जो है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 10 नंबर आपको मानचित्र मिलेगा। आपसे वादा करते हैं कि 10 नंबर आपको कोई काट नहीं सकता है, पूरा नंबर आपको 10 में 10 मिलेगा, क्योंकि उसका तरीका भी आपको बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि वह स्थान जहां जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, तो कालीबंगा राजस्थान में। इसका आंसर मैंने लिख दिया है कालीबंगा राजस्थान। अब आपको पता होना चाहिए राजस्थान है कहाँ पे। तो देखिए पहले तो डायग्राम ऐसा जो है मैप आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए आपको पता होगा कि ये है आपका राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान है। अब राजस्थान में समझ में नहीं आ रहा कहाँ भरे, तो आपको मानचित्र ऐसा मिलेगा, इस प्रकार से मानचित्र मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2 काम करना है। यहाँ पे जो है ऐसे मध्य में यहाँ भर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कालीबंगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, कालीबंगा हो जाएगा। और फिर एक काम और करना है, क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा यहाँ पे फर्स्ट ऐसे लिख देना है। इतना काम करना है भैया, क्वेश्चन नंबर लिखना है और वहां पे जो भी नाम रहेगा वो भर देना है। तो सही नाम भरने का और सही जगह भरने का, फिर जाके आपको 1+1 नंबर आपको यानी 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको भरना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वह स्थान जहां चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र आज के दिन में उसका नाम पटना है। तो बिहार की राजधानी पटना है। आपने गाना सुना होगा, दवैया कराएंगे कहाँ से, पटना से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, तो आपको पता होगा बिहार। तो ये देखिए आपका ये है बिहार, ठीक है, ये बिहार है, ये बिहार है। तो बिहार में भरना है। तो यहाँ पे जो है आप सादे वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पे जो है यूपी के बगल में बिहार है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जो नेपाल है, ये नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है ऊपर वाला। अब नेपाल का देखिए, नेपाल का जो आधा है ना, नेपाल का आधा जो है वो यूपी पड़ता है और आधा जो है आपका बिहार पड़ता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है लगभग यहाँ पे दर्शा देनी है। और जगह नहीं है तो यहाँ पे जगह बना के एरो बना के यहाँ लिख दी पटना। और क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है तो यहाँ पे दूसरा लिख दीजिए, बस इतना काम करना है,
ठीक है, ऐसे ही मानचित्र आपको भरना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपके सामने है, वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है तो फतेहपुर सीकरी आगरा में पड़ता है। तो देखिए ये है यूपी। ठीक है, ये यूपी है और यूपी में जो आगरा है वो पड़ता है भैया, यहाँ पे थोड़ा सा उसको और जूम करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पड़ेगा लगभग लगभग आगरा यहाँ पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आगरा पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है आपको आगरा भर देनी है ऐसे करके। और जो भी क्वेश्चन नंबर अगर तीसरा है तो क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे भर देनी है। ठीक है, ऐसे भरना है। अगर बात करें इस वाले मानचित्र में, तो इस वाले मानचित्र में जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे लगभग लगभग दिल्ली के पास में जो है आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। मानचित्र जब भरेंगे तो पेन से भरेंगे, ध्यान रखेंगे पेन से भरना, पेंसिल से नहीं भरना है। पेंसिल से भरेंगे दिक्कत हो जाएगी, धुंधला दिखाई देगा या तो कहीं मिट गया या फिर कोई डिलीट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। आप यहाँ पे भर दीजिए आगरा। ठीक है, ऐसे आगरा भर के क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे लिख दीजिए, बस काम हो गया। लगभग लगभग दिल्ली के पास में, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 1857 में जो है विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ये यूपी है, यूपी है। अब यहाँ पे आगरा से थोड़ा सा ऊपर मेरठ पड़ेगा। ठीक है, तो आप दर्शा देंगे वहां पे दिल्ली के पास में ये भी पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सादे वाले मैप में जो है लगभग लगभग जो ये पॉइंट दिख रहा है तिकोना वाला कटाना, ये लैंडमार्क ले लेते हैं और यहाँ पे जो है दर्शा देते हैं और यहाँ ले देंगे मेरठ। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर ले देंगे यहाँ पे चौथा, बस इतना काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मानचित्र भर देना है, आपका काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद तो अगला पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट यहाँ पे है, वह स्थान जहां गांधी नमक कानून तोड़ा था दांडी गुजरात में। तो गुजरात आप इस मानचित्र में देख पाएंगे, ये है आपका, ये रहा आपका गुजरात, ये गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ पड़ेगा लगभग लगभग दांडी यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पे आप दांडी ले सकते हैं। तो सादे मैप में आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे लगभग लगभग दांडी यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए दांडी और क्वेश्चन नंबर जो है पांचवा, तो यहाँ पांचवा आप लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक है, इतना काम दोस्तों आपको करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से अगर मानचित्र को भरेंगे तो आपको जो है पूरा पूरा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जो है मैंने आपको बताया था कि नंबर, मोबाइल नंबर पे पीडीएफ भेजने के लिए, तो नंबर नोट कर लीजिए 83 82 92 47 99। 83 82 92 47 99 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको जो है भेज दूंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री मिले, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज कर सकते हैं।